हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो आज हम इंडियन पॉलिटी में टॉपिक 8 स्टार्ट करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्ट में डीपीएसपी भी बोला जाता है। तो जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो को ना देखा हो वो डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पर क्लिक करके हमारे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लें। लेट्स स्टार्ट विद डिस्कशन। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 तक अवेलेबल है। ओके, अब इसके कुछ फैक्ट है। डीपीएसपी में प्रोविजंस को आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। अब आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये कई कंट्रियों के प्रोविजंस से बोरो करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना है। ओके, तो ये जो डीपीएसपी में जो प्रोविजंस है ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए हैं। एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे नोवेल फीचर कहा है। डीपीएसपी को कॉन्स्टिट्यूशन का नोवेल फीचर कहा है। आफ्टर देन हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फीचर्स पे। अब इसके डीपीएसपी के फीचर्स क्या क्या है। डीपीएसपी मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं, कुछ डायरेक्टिव दिए गए हैं। किसको? स्टेट को। जब वो स्टेट पॉलिसी बनाते हैं स्टेट, तो स्टेट में जो भी पॉलिसी बनेगा उसमें लेजिस्लेटिव मैटर में हो, एग्जीक्यूटिव मैटर में हो एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, तीनों मैटर में काम करते हुए उन्हें रिमेंबर रखना होता है डीपीएसपी को। अब स्टेट कई बार ये वर्ड हम सुन चुके हैं। स्टेट का डेफिनेशन हमने आर्टिकल 12 में डीप में क्लियर किया था। तो जिन्हें स्टेट का डेफिनेशन क्लियर ना हो वो प्रीवियस वीडियो को देख लें। आफ्टर देन नेक्स्ट फीचर इज डीपीएसपी इज नॉन इन्फोर्सेबल। डीपीएसपी जो है ये इन्फोर्सेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे डीपीएसपी को, मतलब कोई स्टेट अगर पॉलिसी बनाते समय डीपीएसपी को रिमेंबर ना रखे या याद ना रखे और ऐसे ही पॉलिसी बना दे, तो कोई व्यक्ति जा कर के कोर्ट में उसके अपोजिशन में कोई रिपोर्ट कर दे या ऐसा कुछ मुकदमा कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। बिकॉज इट इज़ नॉट जस्टिसिएबल एंड नॉन इन्फोर्सिएबल। ओके, आफ्टर द नेक्स्ट फीचर इज डीपीएसपी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। अब इसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारा एक्ट ऑफ 1935 था, बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, उसमें जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के नाम से यह डीपीएसपी अवेलेबल थे। बट जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने वहाँ से बोरो किया इसको एक्ट ऑफ 1935 से, तो इसे जो है यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से कर दिया। इसीलिए इसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, जिसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं स्टेट को पॉलिसी बनाने के लिए। ओके, जो हमारा प्रियम्बल है उसमें उसका एम क्या है? हमने पहले ही प्रियम्बल पढ़ चुका है। तो उसका एम ये है कि सभी को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब हमारे प्रियम्बल में लिखे जा चुके हैं। क्यों लिखे हैं? ताकि ये सब चीज़ें सबको मिले। प्रीवियस वीडियो में हमने इसे डीप में डिस्कस किया है कि ये होता क्या क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। तो आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियो को देख करके ये क्लियर कर लीजिएगा। आफ्टर देन फोर्थ फीचर इज, जो डीपीएसपी है ये नॉन जस्टिसिएबल है नेचर में। अगर कोई स्टेट पॉलिसी बनाते समय डीपीएसपी का वायलेशन भी करता है तो भी वो कोर्ट से इन्फोर्सिएबल नहीं रहेगा। कोर्ट जो बट कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू या अदर रिलेटेड लॉ वगैरह बनाते समय डीपीएसपी को रिमेंबर रखते हुए ही बनाते हैं लॉ। क्या हुआ कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, बट जब कोर्ट बनाते हैं लॉ तो वो डीपीएसपी को रिमेंबर करते हुए ही बनाते हैं। ओके, आफ्टर देन वी कैन मूव टूवर्ड्स मेन टॉपिक, आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 क्या कहता है? आर्टिकल 36 में डिफिनीशन ऑफ स्टेट दिया गया है। तो डिफिनीशन ऑफ स्टेट की जब बात आएगी कहीं भी, तो आप आर्टिकल 12 को क्लियर कर लीजिएगा। आर्टिकल 12 में हमने डिफिनीशन ऑफ स्टेट डीप में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। बट फिर भी मैं यहाँ पे एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ। डिफिनीशन ऑफ स्टेट
स्टेट इंक्लूड्स, अब स्टेट में क्या क्या इंक्लूड होता है? फर्स्ट, गवर्नमेंट एंड पार्ट ऑफ इंडिया, एंड सेकंड पॉइंट इज गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेशन ऑफ स्टेट। ये सब जो है स्टेट के अंडर में आते हैं, स्टेट में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। आफ्टर देन थर्ड पॉइंट इज ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़। अब आपको ये लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़ मैंने आर्टिकल 12 में डीप में डिस्कस किया था। लोकल अथॉरिटीज़ क्या होती है? ये जो म्यूनसिपैलिटी वगैरह के जो ऑफिस होते हैं ये सब लोकल अथॉरिटी में आते हैं। आफ्टर देन वी कैन मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 क्या कहता है? नेचर नॉन जस्टिसिएबल बट फंडामेंटलिज्म गवर्नेंस। जो डीपीएसपी का जो नेचर है ये नॉन जस्टिसिएबल है, बट गवर्नेंस के लिए क्या है? ये फंडामेंटलिज्म है। आफ्टर देन वी कैन मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 38। ऑब्जेक्ट ऑफ डीपीएसपी टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस। जो डीपीएसपी के ऑब्जेक्ट हैं ये सिक्योर करते हैं किस चीज़ के लिए? जो सोशल ऑर्डर है बेस्ड ऑन जस्टिस, जो जस्टिस के बेस पे सोशल ऑर्डर है उसके लिए ये डीपीएसपी के ऑब्जेक्ट सिक्योर करते हैं। ओके, अब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू एलिमिनेट इनइक्वालिटी स्टेटस एक्टिविटी अपॉर्चुनिटी। ओके, आफ्टर देन नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 क्या कहता है? अब आर्टिकल 39 में कई सारे पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ओके, जो या राइट टू एडुकेट दिया जा रहा है सबको, इसका मतलब क्या है? लाइवलीहुड की बात की जा रही है ताकि लोग भाईचारा से एक साथ रह सकें, इसीलिए राइट टू एडुकेट दिया जा रहा है। आफ्टर द नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें इक्वलिटी की बात की जा रही है, सभी लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है। ऐसा ना हो कि वीकर सेक्शन को रिसोर्सेज कम मिले और जो स्ट्रांग पर्सन है उनको रिसोर्सेज ज़्यादा मिल जाए, तो वहाँ पे अनइक्वालिटी हो जाएगी। ओके, आफ्टर देन नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। अब यहाँ पे जो है वेल्थ के कंसंट्रेशन की बात की जा रही है, यहाँ पे भी वीकर सेक्शन की बात की जा रही है कि उनको वेल्थ सबके बराबर मिलना चाहिए ताकि वो अपना डेली का जो अपना खर्चा वगैरह है वो सही से चला सकें। जैसे बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा सकें, अपना खाना पीना दवा दर्पण सब कुछ उनको एनफ वेल्थ मिलना चाहिए। ओके, आफ्टर देन नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। रणधीर सिंह केस से आया था ये। अब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का क्या मतलब है? यहाँ पे मेन एंड वुमेन की बात की जा रही है। अब ऐसा ना हो कि वुमेन काम कर रही है अगर सेम वर्क को तो उसे कम वेज दिया जाए, एंड अगर मेन काम कर रहा है उसी वर्क को तो उसे ज़्यादा वेज दिए जाए। तो यहाँ पे दोनों को इक्वल वेज देने की बात की जा रही है। ओके, आफ्टर देन आर्टिकल 39A। अभी जितने ABC करके आर्टिकल होते हैं ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए जाते हैं। अब जो आर्टिकल 39A है ये आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976 से ऐड किया गया है। ओके, इसमें क्या बात की जा रही है? फ्री एंड लीगल एंड इक्वल जस्टिस की बात की जा रही है। मीन्स ये भी वीकर सेक्शन के लिए हैं। अब ये कैसे होगा? फ्री एंड लीगल एंड इक्वल जस्टिस कैसे मिलेगा पुअर पर्सन को? फॉर पुअर पीपल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। अब इनको जो है इक्वलिटी तभी मिल सकती है, जैसे मान लीजिए अब इनका कोई भी मैटर जो है कोर्ट में चला गया, तो अब ये बेचारे वीकर सेक्शन है तो ये वकील कैसे हायर करेंगे? तो इनको वकील हायर करने के लिए प्रोविज़न है कि इन्हें कोर्ट जो है एक वकील प्रोवाइड कराए जो इनके तरफ से केस लड़ सके। ओके, इसमें इन्हें कोई मतलब पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए पुअर पर्सन के लिए। आफ्टर देन नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 40। अब आर्टिकल 40 क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज, पंचायत गांधीयन फिलॉसफी, पावर वायलेंस। ओके, अब इसमें जो है ये कहा जा रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज हैं, जो विलेज के ऑर्गेनाइजेशन हैं, एंड पंचायत गांधीयन फिलॉसफी, पावर वायलेंस, इट बिकम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रपोजल ऑफ के संथानम। ओके,
ये सब जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट बन गए। किसके प्रपोजल से? के संथानम के प्रपोजल से। तो आप लोग ये नाम याद रखिएगा। आफ्टर देन नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 41, राइट टू एजुकेशन। यहाँ पे जो है एजुकेशन का सबको राइट दिया जा रहा है, और इसमें जो है नो एज रिस्ट्रिक्शन, एज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम 20 ईयर के हो गए, 30 ईयर के हो गए, 40 ईयर के हो गए। जब भी किसी की इच्छा करे पढ़ाई करने की तो वो पढ़ाई कर सकता है, उसमें एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस। ओके, आफ्टर देन वी कैन मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 42। अब आर्टिकल 42 क्या कहता है? ये जो जैन पार्क ह्यूमन है, मीन्स जैन पार्क ह्यूमन कंडीशन लीव 8 वीक 18 वीक पास्ट। ओके, अभी इसमें जो है, अभी देखते हैं आप लोग की मैटरनिटी लीव की बात चल रही थी कई दिनों से, और बहुत सारे ऐसे आता रहता है कि वुमेन के लिए लीव वगैरह चाहिए जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। तो कोर्ट ने तो है पास भी कर दिया है कि इतने इतने वीक का जो है इनको लीव मिलना चाहिए, बिफोर प्रेग्नेंट एंड आफ्टर देन चाइल्ड। ओके, तो उसमें यही बात की जा रही है कि इनको लीव मिलना चाहिए। आफ्टर द नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 43, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल कॉरपोरेशन इन रूरल एरियाज। यहाँ पे जो है रूरल एरियाज में कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बात की जा रही है। इससे क्या होगा? इससे जो है एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में बढ़ जाएगा। आफ्टर देन आर्टिकल 43A, अब आ गया ये ABC, ये सब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए हैं। आर्टिकल 43A क्या कहता है? पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रीज। इसमें जो है इंडस्ट्रीज में वर्कर के पार्टिसिपेशन को लेकर के बढ़ावा दिया जा रहा है। बोला गया है इसमें कि वर्कर के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए इंडस्ट्रीज में, ताकि एम्प्लॉयमेंट मिल सके वीकर सेक्शन को। आफ्टर देन आर्टिकल 43B, ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन सोसाइटी। जो कॉरपोरेशन सोसाइटी है उसको ऑर्गेनाइज करने की बात की जा रही है। अब ये जो दोनों कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये जो दोनों आर्टिकल है, आर्टिकल 43A एंड 43B, ये बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से ऐड किए गए हैं। आफ्टर देन आर्टिकल 44, अब आर्टिकल 44 क्या कहता है? इसमें जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, UCC, सिटीजन थॉट द कंट्री। मीन्स यहाँ पे जितने भी रिलीजन के लोग हैं इसमें इनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की थी अंबेडकर जी ने, ताकि सभी रिलीजन के लोगों के ऊपर एक नियम कानून लग सके उनके रिलीजन को लेकर के, बट उस समय नहीं हो पाया था। आफ्टर देन we can move towards next article, that is article 45, provided early childhood care। ओके, जो चाइल्डहुड केयर के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, चाइल्डहुड केयर की। ओके, आर्टिकल 45 में। अब चाइल्डहुड केयर क्या होता है? इसमें एज का रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद से 6 साल तक, 0 to 6 ईयर तक। ओके, ये होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर। आफ्टर देन आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 क्या कहता है? कोटेशन ऑफ एजुकेशन एंड कॉमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड वुमेन्स। अब यहाँ पे भी जो है वीकर सेक्शन की बात हो रही है। वीकर सेक्शन में कौन आते हैं? अब SC ST OBC एंड वुमेन, ये सब आते हैं। तो इसमें SC ST एंड वुमेन के लिए एजुकेशन कोटेशन की बात की जा रही है, एंड कॉमर्शियल इंटरेस्ट की भी बात की जा रही है कि ये जो भी अपना कॉमर्शियल इंटरेस्ट रखते हों वो अपना बिजनेस वगैरह कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं रहेगा। आफ्टर देन आर्टिकल 47, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज लाउड ऑफ न्यूट्रिशन टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। यहाँ पे जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ने क्या कहा है? इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ के इम्प्रूव करने के लिए न्यूट्रिशन की बात की है। आफ्टर देन नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 48, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्री एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न साइंटिफिक टू वाइबिट लॉट ऑफ
काऊ, कॉल्स, ईटीसी। आर्टिकल 48 क्या कहता है, इसमें जो है जो एनिमल के ऑर्गेनाइजेशन है, हस्बेंड्री वगैरह हो गए, ऑन मॉडर्न साइंटिफिक, जो मॉडर्न टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बढ़ावे की बात कर रहा है, ताकि वो सब हर एरिया में ओपन हो सके। और काऊ, काव्स जो गाय होते हैं, बछड़े होते हैं, उनके लिए वो काम कर सकें। आफ्टर देन नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A में क्या है, कोटेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब इसमें क्या बात की जा रही है, इसमें ये बोला जा रहा है कि इसमें इन्वायरमेंट की इम्प्रूवमेंट की बात की जा रही है, एंड उसके साथ साथ फॉरेस्ट को बचाव करने की बात की जा रही है, कि जो जंगल वगैरह हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका रख रखाव किया जाए, बचाव किया जाए। उससे क्या होगा, उससे जो है हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, एंड पोल्यूशन भी कम रहेगा पोल्यूशन लेकिन कम होगा। एंड साथ साथ में वाइल्ड लाइफ को भी बचाने की बात की जा रही है, सेफ रखने की बात की जा रही है। वाइल्ड लाइफ किसके लिए बात की जा रही है, वाइल्ड लाइफ में जानवरों की रक्षा की बात की जा रही है, कि जानवरों को ना मारा जाए। अब ये जो आर्टिकल 48A है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से ऐड किया गया है। आफ्टर देन आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ मोमेंट, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस। ओके, इस आर्टिकल 49 कहता है, इसमें प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। किसके प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, मोमेंट ऑफ प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, इसको प्रोटेक्शन दिया जाए। आफ्टर देन आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। अब जो पब्लिक सर्विसेज होते हैं स्टेट के, इसको सेपरेट किया जा रहा है। यहाँ पे सेपरेट करने की बात की जा रही है, इनके जुडिशरी को, सेपरेट ऑफ जुडिशरी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट किया जाए इन पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। ओके, आफ्टर द नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 51, टू प्रमोट इंटरनेशनल जस्ट इलेक्शन विद अदर नेशन, जस्ट रिलेशन विद, सॉरी इलेक्शन मैंने बोल दिया, रिलेशन विद अदर नेशन। आर्टिकल 51 ये कहता है, इसमें प्रमोट करने की बात की जा रही है। किसको प्रमोट करने की बात की जा रही है, इंटरनेशनल जस्ट रिलेशन विद अदर नेशन, मीन्स जो अपने कंट्री के जो रिलेशन है अदर कंट्रीज से, उसको प्रमोट किया जाए। ये आर्टिकल 51 में लिखा गया है। इससे क्या होगा, इससे हमारे यहाँ पे अदर कंट्री की कंपनियाँ आएंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अगर हमारा अच्छा रिलेशन रहेगा अच्छे कंट्रियों से तो। ओके, इसीलिए यहाँ पे रिलेशन को इम्प्रूव करने की बात की जा रही है, एंड उनको प्रमोट करने की बात की जा रही है। आफ्टर देन सोशलिस्टिक प्रिंसिपल इन डीपीएसपी। अब इसमें जो है डीपीएसपी में हमने सारे आर्टिकल देख लिए हैं, बट इन आर्टिकल्स को कुछ क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है डीपीएसपी के। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में कौन कौन से आएंगे, जो आर्टिकल हमारे सोशल है, मीन्स सभी की बात की जा रही है, जिसमें सोशल पर्सन्स की बात की जा रही है, तो वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में आ जाएंगे। अब उसमें वो कौन कौन से आर्टिकल हैं, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, 43A, आर्टिकल 45, ये सारे आर्टिकल जो है हमारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में आ जाएंगे। एंड सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या है डीपीएसपी का, वो है गांधीयन प्रिंसिपल इन डीपीएसपी। अब गांधीयन प्रिंसिपल पे भी कुछ आर्टिकल हैं जो हमने अलग करके यहाँ पे लिख दिए हैं। वो है आर्टिकल 40, 43, 45, 46, 47, 48। तो ये आप लोग याद रखिएगा, और आर्टिकल का जो वो है डिटेल मैंने डीप में डिस्कस कर लिया है, वो आप लोग याद रखिएगा। एंड थर्ड क्लासिफिकेशन इज, एंड लास्ट क्लासिफिकेशन, वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल आर्टिकल्स। अब लिबरल, इसमें जो है लिबरल जो भी आर्टिकल है लिबरल टाइप के, वो सारे इसमें है इंक्लूड हो जाते हैं। आर्टिकल 44, 45, 49, 50 एंड आर्टिकल 51।
तो हमने यहाँ पे डीपीएसपी के जितने भी आर्टिकल है वो 3 पार्ट में इसके क्लासिफिकेशन है, उनको हमने देख लिया है और आर्टिकल तो डिस्कस कर ही लिया है। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।